Yes. Yesterday we were discussing centralized mutual exclusion. Okay. So here in the centralized mutual exclusion, there is only a coordinator node which is responsible for the communication between all the nodes. And if any node want to access the critical section, first of all, it should be coordinate with the coordinator node or the central node. If it get permission from the central node or coordinator node, then only it can enter into the critical section. Otherwise, it has to wait for the reply from coordinator node. ठीक है. सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था, जिसमें आपके कोऑर्डिनेटर नोड यूज की जाएगी. किसी भी नोड को अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस नोड को कोऑर्डिनेटर नोड को रिक्वेस्ट सेंड करती है. ठीक है. आफ्टर दैट रिक्वेस्ट कोऑर्डिनेटर नोड क्या चेक करती है कि जिस भी क्रिटिकल सेक्शन के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई है क्या वो फ्री है. अगर वो फ्री होता है तो सिंपली कोऑर्डिनेटर नोड एक ओके मैसेज ट्रांसफर कर देती है रिक्वेस्टेड नोड को. कल अदरवाइज अगर वो फ्री नहीं होता है तो क्या होता है, कोऑर्डिनेटर नोड जस्ट उसको अपनी क्यू में डाल देती है. एंड आफ्टर दैट जब प्रीवियस प्रोसेस से रिलीज का मैसेज उसको रिसीव होता है, उसके बाद वो क्यू से फर्स्ट जो भी रिक्वेस्टेड प्रोसेस उसको उठाती है और उसको क्या असाइन कर देती है, क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है. तो इस तरह से वहां पे जो सेंट्रलाइज कंसेप्ट होता है वहां पे कोऑर्डिनेटर नोड होती है और उसी की हेल्प से कोई भी नोड या कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है. अब इसमें एडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे थे, एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्लास. Anyone of you tell me the advantages of this concept, CME. बताओ एडवांटेजेस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्यों यूज करें, किसका कंसेप्ट है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का. और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए आपको मैंने बताई थी 4 कंडीशंस आपके सिस्टम में होनी चाहिए. यानी कि क्या है, डेडलॉक ना हो, स्टारवेशन ना हो, सिस्टम शुड बी फेयर अमंग ईच प्रोसेसेस एंड सिस्टम शुड हैव द पावर ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस. तो 4 के 4 एडवांटेजेस आप एज इट इज हर एक जो भी हम ये तीनों टाइप पढ़ रहे हैं उसमें आप मेंशन कर सकते हो इजीली. तो उस चारों एडवांटेजेस को मैं एक साथ में अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करूं तो क्या मिलेगा आपको, दिस एल्गोरिथम सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि जो हमारा कंसेप्ट होता है एमई म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसको होल्ड करने के लिए जो आपकी 4 कंडीशन थी वो ये फुलफिल करता है. कैसे, बाय लेटिंग वन प्रोसेस एट ए टाइम टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन. फर्स्ट एडवांटेज, यानी कि इसमें जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशंस हैं वो सभी फुलफिल होती है. और मेन यहाँ पे क्या होता है, क्या इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे एक ही प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है. ठीक है. सेकेंड एडवांटेज, अभी जो आपको बताया था 4 कंडीशंस में हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं. दिस कंसेप्ट और दिस एल्गोरिथम इज फेयर फॉर ऑल दी रिक्वेस्ट या फॉर ऑल दी प्रोसेस रिक्वेस्ट. क्यों है फेयर, क्योंकि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आएंगी वो उसी ऑर्डर में उसको प्रोसेस करता है. आपको बताया था ना, क्यू मेंटेन करता है आपका कोऑर्डिनेटर नोड और जो भी रिक्वेस्ट उसके पास आती रहती है वो जस्ट उसको क्यू में डाल देता है. जैसे ही किसी प्रोसेस को रिलीज मैसेज मिलता है तो वो फर्स्ट रिक्वेस्ट को क्यू से लेता है और उसको ओके मैसेज ट्रांसफर कर देता है, जिसकी हेल्प से वो प्रोसेस जो है फिर क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करता है. ठीक है. सो दिस इज फेयर अमंग all the process requests as their requests are granted in the order in which they are received. ठीक है. एमसीक्यू क्वेश्चंस में यही है आपका कि जो आपकी रिक्वेस्ट है, अगर हम सीएमई की बात करते हैं सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, तो आपका रिक्वेस्ट कैसे
प्रोसेस की जाती है। तो रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस की जाती है यहाँ पे कि जिस ऑर्डर में वो रिक्वेस्ट आती है उसी ऑर्डर में उनको क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस दिया जाता है। जो प्रीवियस एग्जांपल पढ़ा था, प्रीवियस एल्गोरिथम पढ़ा था टोकन बेस्ड, उसमें भी यही था, सीक्वेंस नंबर हमने ऐड किया था और जो सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही यानी कि जिसका सबसे स्मॉल होगा उसी को ही पहले एंट्री मिलेगी क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज सिंपल, नो स्टारवेशन। नेक्स्ट एडवांटेज, दिस सिस्टम जो आपका सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, इसमें अभी आपको बताया था कितने मैसेजेस यूज होते हैं। क्लास एनीवन ऑफ यू टेल मी द टाइप ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कल आपको बताया था क्या क्या आप मैसेजेस यूज करते हो इसमें, बोलो। टाइप ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन सीएमई, थ्री टाइप्स ऑफ मैसेजेस। क्या है वो मैसेजेस? रिक्वेस्ट, रिप्लाई एंड रिलीज। ठीक है, वो मैसेज आपके यहाँ यूज होते हैं। सिंपल रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट सेंड करती है कोई भी नोड, कोऑर्डिनेटर नोड की रिप्लाई, जब कोऑर्डिनेटर नोड उसको रिप्लाई सेंड करती है जिसको हम बोलते हैं ओके मैसेज या फिर ग्रांट परमिशन का मैसेज बोला जाता है, रिप्लाई मैसेज दैट कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रांट परमिशन। एंड थर्ड इज द रिलीज मैसेज। रिलीज मैसेज कब यूज होगा, कौन देगा रिलीज मैसेज? जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, इफ इट वांट टू एग्जिट फ्रॉम दैट देन इट हैज टू सेंड द रिलीज मैसेज टू द कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपका थ्री मैसेजेस यूज होते हैं जिसके हेल्प से पूरा आपका ये जो प्रोसेस होता है वहाँ पे कोई आपकी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस वहाँ पे एंट्री लेता है और सभी प्रोसेसेस की टर्न आती है। ये नहीं है कि एक ही प्रोसेस को बहुत टाइम के लिए क्रिटिकल सेक्शन मिल गया और दूसरे प्रोसेस की टर्न ही ना आए। ठीक है, तो दैट्स वाई this type of algorithm is easy to implement as it consists of प्री मैसेजेस से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कोऑर्डिनेटर नोड को कि उसको कब कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है। तो प्री मैसेजेस क्या है आपका? रिक्वेस्ट, रिप्लाई, रिप्लाई की प्लेस पे ग्रांट भी आपका हो सकता है कहीं पे मेंशन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिप्लाई और रिलीज, थ्री मैसेजेस आपके यहाँ पे यूज होता है। दैट्स व्हाई द सिस्टम और दिस कंसेप्ट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड लास्ट इज ये जो आपका कंसेप्ट है सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इट इज यूज फॉर जनरल रिसोर्स एलोकेशन। अब रिसोर्स एलोकेशन से मतलब क्या है यहाँ पे? देयर आर, मैंने आपको बताया था, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज व्हिच इज यूज्ड बाय अ प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रिटिकल सेक्शन भी वहाँ पे क्या कंसिडर किया जाता है? एक रिसोर्स। तो यहाँ पे जो आपका ये है सीएमई कंसेप्ट जो है, दैट इज नॉट ओनली फॉर द क्रिटिकल सेक्शन, वो सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को ही रिजोल्व नहीं करता बल्कि अगर किसी प्रोसेस को और भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो उनको वो भी एलोकेट करता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है? जनरल रिसोर्स एलोकेशन। जनरल में क्या है कि हर एक टाइप ऑफ रिसोर्स इंक्लूड करता है, प्रोसेस को जिस टाइम पे जिस भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको इजिली असाइन कर देता है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे एडवांटेजेस है। तो एडवांटेज आपको बताया था कि जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन के तीनों कंसेप्ट है उन तीनों में जो 4 कंडीशन है वो तो आपको एज एन एडवांटेज वहाँ पे मेंशन कर ही देनी है। उसके अलावा जो यहाँ पे हमने यूज किया है वो क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट 3 मैसेजेस का कंसेप्ट यूज हो रहा है। और लास्ट क्या है कि ये जनरल रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ही हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इसका यूसेज करें। ठीक है, next is a disadvantage. There is only one main disadvantage for this system. Yes, बताओ anyone? This is a centralized system, यानी कि all the nodes are depending on a single node for the for या फिर to access the critical section or for communication. अब बताओ disadvantage क्या होगा? Yes, plus
बोलो, डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। क्या है? देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, दिस इज द डिसएडवांटेज। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या है? जैसे कल वो हमने 4 नोट्स लिया था, आउट ऑफ दिस 4 नोट्स एक नोट जो थी आपकी कोऑर्डिनेटर की डायरेक्ट कर रही थी, और रेस्ट ऑफ दी नोट्स का क्या था कि उसको अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेनी है तो वो वेट करेंगे जब तक कि उनको कोऑर्डिनेटर से रिप्लाई नहीं आ जाता। अगर कोऑर्डिनेटर से रिप्लाई आता है, ओके मैसेज आता है, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकती है, अदरवाइज वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकती है। तो अगर आपका सपोज एट सम पॉइंट जो आपकी कोऑर्डिनेटर नोड है वो ही फेल हो जाए, ठीक है, अगर वो ही फेल हो जाएगी तो बाकी सभी नोट्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगी, वो वेट ही करती रहेगी। अगर उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी सेंड किया कोऑर्डिनेटर नोड को, अब कोऑर्डिनेटर नोड की फंक्शन सारी फेल हो गई, कोऑर्डिनेटर नोड से कोई रिप्लाई ही नहीं जाएगी किसी भी नोड को, इन दैट केस तो सभी नोट्स जो वेट ही करती रहेंगी उसकी रिप्लाई के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका पूरा उसको न्यू सेटअप देना पड़ता है कोऑर्डिनेटर नोड के लिए। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है, कोऑर्डिनेटर नोड। सीएन जो यहाँ पे दैट इज सेंट्रल नोड और कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अगर आपका सेंट्रलाइज सिस्टम कहीं भी यूज हो रहा है, उसका डिसएडवांटेज आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल उसका एक ही मेन डिसएडवांटेज होता है कि सभी नोड जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए सेंटर नोड पर डिपेंड होती है। अगर वो सेंटर नोड ही फेल हो जाती है तो इन दैट केस जो पूरा सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, उसका वो वर्किंग आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है। ठीक है, सो दिस इज द सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। लास्ट कंसेप्ट जो है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यस क्लास, व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटेड ही पढ़ रहे हो सारा पूरा सिस्टम, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? This in this distributed system we know all the nodes that are connected over a network has their own set of resources। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है मेन आपका कंसेप्ट कि जितनी भी नोड्स यूज की जाती है उन सभी नोड के पास अपना ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जस्ट दे कैन शेयर देयर जॉब, देयर टास्क और देयर डेटा। वो अपना मैंने आपको बताया था लोड शेयरिंग कर सकते हैं अपनी, जो अगर किसी नोड के पास बहुत ज्यादा टास्क है तो सिंपली दूसरे नोड को वो असाइन कर सकती है, तो अपने टास्क को वो शेयर कर सकते हैं, प्लस जो डेटा जो वो एक्सेस कर रहे हैं, अगर किसी नोड को दूसरे नोड का डेटा एक्सेस करना तो वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो रिसोर्सेज प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए वो रिसोर्सेज पूरा उसका सेट सभी नोड के पास अपना अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको जब वो कंसेप्ट बताया था लास्ट हम कर रहे थे क्लॉक वाला, तो इन दैट केस मैंने आपको बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि क्या होगा इसमें कि जो एक प्रोसेस एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है, तो वो किस बेस पे होगा, it is based on the two concepts। ठीक है, so in distributed system definition I think अब मुझे आपको दोबारा यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया कि आपका वो सिस्टम जहाँ पे हर एक नोड के पास अपना रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जस्ट दे कैन शेयर देयर जॉब्स और देयर डेटा। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन वर्क्स बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपके टू कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, फर्स्ट इज broadcasting and second is
की टाइम स्टैम्प। ठीक है, सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेस्ड है कोऑर्डिनेटर नोड की वर्किंग पे। डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन किस पे बेस्ड है आपका, ब्रॉडकास्टिंग पे और टाइम स्टैम्प पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको कल भी बताया था कि कोई सेंट्रल नोड हो जो कि सबकी एक्सेस जो हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन उसको कंट्रोल कर रही हो। यहाँ पे हर एक नोड जो है वो खुद ही अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर जो कि बेस्ड होगा आपका ब्रॉडकास्टिंग और टाइम स्टैम्प पे, तो उस पे बेस्ड अपना अपना एक्सेस को कंट्रोल करेंगे कि किस टाइम पे किस नोड को क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस लेना है या फिर उसको एक्सेस नहीं लेना है। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड होगा, ब्रॉडकास्टिंग पे और टाइम स्टैम्प पे। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, देयर इज नो शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी नहीं है क्योंकि सबके पास अपनी मेमोरी अवेलेबल है। एंड ऑल्सो देयर इज नो ग्लोबल क्लॉक, कोई ग्लोबल क्लॉक नहीं होती। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ ग्लोबल नॉलेज फॉर ऑल द नोड्स। जितना भी नोड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वर्क करती है उनमें क्या कमी होती है, उनके पास स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एट प्रेजेंट स्टेट क्या है, यानी कि कौन सी नोड अभी किस पे वर्क कर रही है, ये इंफॉर्मेशन उन पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पे कोई एक मेमोरी नहीं है, शेयर्ड मेमोरी नहीं है, सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं, सबकी अपनी इंडिविजुअल मेमोरीज है। और ना ही कोई वहाँ पे क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए ग्लोबल क्लॉक है कि जिससे सबको सबकी ही सिंक्रोनाइजेशन का पता चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैसेज पासिंग। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो मैसेज पासिंग आप यूज करोगे क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड में वो मैसेजेस की फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम that has no shared memory and no global clock. There is a lack of global knowledge for all the nodes, okay, which is for that's why it is difficult to determine the state of the system at a particular interval of time. Okay, here the mutual exclusion concept is provided based on two concepts, that is broadcasting and time stamp value, and the communication takes place in the form of message passing between nodes. ठीक है, यहाँ पे कोई आपका central control नहीं है। अब देखो कैसे कंट्रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी नोड को, इफ ए नोड वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, अगर किसी नोड को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट इज यूज्ड। ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट में क्या होगा कि वो नोड उस रिक्वेस्ट मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगी। ब्रॉडकास्ट कर देगी इसका मतलब क्या है कि वो मैसेज जितनी भी नोड्स अवेलेबल होंगे उस नेटवर्क में कनेक्टेड होगी उन सबको रिसीव होगा, प्लस उसको खुद को भी वो रिसीव होगा। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, वन टू ऑल, जिसमें कि जो रिक्वेस्ट करती है नोड उसको खुद भी वो मैसेज रिसीव होता है, रिक्वेस्ट मैसेज। So first of all, if a node want to access the critical section, then it has to first broadcast this request message over the network. ठीक है, तो first step here, is to broadcast this message. Now हमारा जो रिक्वेस्ट मैसेज जाता है उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम हर एक एल्गोरिथम में पढ़ रहे हैं कि आपका जो ये मैसेज सेंड किया जाता है रिक्वेस्ट मैसेज दैट कंसिस्ट ऑफ सम पैरामीटर्स। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यहाँ पे क्या पैरामीटर होते हैं रिक्वेस्ट मैसेज में, देखो टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ सेंडर, जैसे लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक पे किया था वहाँ पे मैसेज में मैसेज और टाइम स्टैम्प वैल्यू वहाँ पे सेंड की जा रही थी। सेम यहाँ पे अगर कोई रिक्वेस्ट मैसेज ट्रांसमिट होता है तो उस रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ सेंडर, आफ्टर दैट द प्रोसेस नंबर, यानी कि जो भी प्रोसेस यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो अपना नंबर भी वहाँ पे सेंड करता है, उस मैसेज में इंक्लूड करता है। प्लस थर्ड पैरामीटर क्या होता है यहाँ पे,
द नेम ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन इन विच इट वांट टू एंटर। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस, तो उसको ये स्पेसिफाई करना होता है रिक्वेस्ट मैसेज में कि कौन से क्रिटिकल सेक्शन में उसको एंट्री अभी लेनी है या उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो हेयर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये आपका हो सकता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसमें रिक्वेस्ट मैसेज में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो क्या पैरामीटर्स है यहाँ पे, टाइम स्टैम्प ऑफ द सेंडर, यानी कि जो सेंडर नोड है उसने किस टाइम पे वो मैसेज ट्रांसफर कर रही है। आफ्टर दैट उसका क्या प्रोसेस नंबर है, कौन सा प्रोसेस के लिए उसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है। और थर्ड क्या है कि कौन से क्रिटिकल सेक्शन को उसको एक्सेस करना है, जिसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, द नेम ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन it want to access. ठीक है, so this is the first step here. 3 parameters are given in this request message. Now second, अब ये मैसेज क्या है, ब्रॉडकास्ट है, यानी कि सबके पास जाएगा. Now द रिसीवर नोड क्या है, सबकी बात हो रही है, जितनी भी नोड्स प्रेजेंट है आपके सिस्टम में उन सबकी बात हो रही है. ठीक है, द रिसीवर नोड here when the message is received by the receiver node, then 3 cases arise here. तो यहाँ पे 3 केस होते हैं. क्या केसेस है वो देखो. फर्स्ट केस, ठीक है, अब क्या बात हो रही है कि जो आपका रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट हो गया तो सभी नोड्स ने उसको रिसीव किया. अब वो नोड्स जब उसको रिसीव करते हैं तो उसके बाद वो क्या डिसीजन लेती हैं, तो वो बेस्ड है इन 3 केसेस पे. ठीक है, तो 3 केस में क्या केस है आपका देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल अब रिसीवर नोड क्या चेक करेगी, इफ इट इज नॉट इन द क्रिटिकल सेक्शन फॉर विच द रिक्वेस्ट केम. यानी कि एक रिसीवर नोड इस टाइप की हो सकती है कि जिस क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आई है वो उसमें नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो उसको एक्सेस नहीं कर रहा है, प्लस वो आगे फ्यूचर में भी वो उसमें एंट्री नहीं लेना चाहता. ठीक है, देन सिंपली इट विल सेंड अ ओके मैसेज टू द रिक्वेस्टेड नोड. क्लियर, समझ में आएगा. नोड्स किसकी बात हो रही है, रिसीवर सबकी बात हो रही है. तो उनमें से जो भी नोड ऐसी है कि जो कि क्रिटिकल सेक्शन में अभी नहीं है, जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है, प्लस वो इन फ्यूचर भी उसमें जाना नहीं चाहती, उसको एक्सेस नहीं करना चाहती, तो वो नोड सिंपली एक ओके मैसेज सेंड कर देती है रिक्वेस्टेड नोड को. दिस इज द फर्स्ट केस. ठीक है, आ रहे हैं यहाँ रिसीवर नोड के लिए मैं मेंशन कर रही हूँ. इफ ए रिसीवर नोड is not in the critical section for which the request came and do not want to enter later also, तो वो क्या करती है, सिंपली send an okay message to the requested node. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस. ये वो नोड्स के लिए जो उसमें जाना ही नहीं चाहती है. सेकंड केस, अब सेकंड केस देखो. अब सेकंड केस वो होता है जैसे ही किसी नोड ने रिसीव किया मैसेज जो ब्रॉडकास्ट हुआ है और वो उसी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रही है. ठीक है, देयर आर सम नोड्स और सम कैसे एक ही हो सकता है वैसे, तो कोई अगर नोड ऐसी होती है जो कि आपका क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रही है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है, तो उस टाइम पे क्या होगा आपका कि वो कोई रिप्लाई ही नहीं सेंड करेगी किसको, रिक्वेस्टेड नोड को. तो रिक्वेस्टेड नोड को जब तक सबसे रिप्लाई नहीं मिल जाती, अगर सपोज 100 नोड्स है, 100 नोड्स को मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो जब तक उसको 100 नोट से नहीं मिल जाती रिप्लाई तब तक वो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं कर सकती. बेशक वहां पे 99 नोट से उसको या 98 नोट से उसको रिप्लाई मिल गई है, बट एक नोट की भी रिप्लाई रहेगी तब भी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं लेगी. ठीक है, जब तक उसको सबसे रिप्लाई नहीं मिल जाती. तो सेकंड केस क्या था कि एक नोट ऐसी है सपोज जो कि उसी क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस है उसका जहां पर की रिक्वेस्ट आई है जिसके लिए, तो वो सिंपली कोई रिप्लाई नहीं भेजती रिक्वेस्टेड नोड को, तो रिक्वेस्टेड नोड को वेट करनी पड़ती है उसकी रिप्लाई के लिए. So second case is if a receiver node is in the same critical section for which the request came, तो access कर रही है उसको, then it send no reply. ये कब रिप्लाई सेंड करेगी, जब उससे बाहर आ जाएगी, उससे एग्जिट कर देगी, तो तब तक वो रिक्वेस्टेड नोड वेट करेगी. So it send no reply to the requested node. और थर्ड केस क्या है यहाँ पे देखो. थर्ड केस क्या है
कि एक नोड ऐसी है जो कि अभी उस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है, बट वो एंट्री लेना चाहते थे, ठीक है। फर्स्ट केस क्या था कि वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं और वो एंट्री भी नहीं लेना चाहते, तो सिंपली उसने ओके भेज दिया उसको। बट अब नेक्स्ट थर्ड केस क्या है कि नोड अभी एट प्रेजेंट उस सेक्शन में नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन में, बट वो अभी एंट्री उसमें लेना चाहती है, तो यहाँ पे यूज होगी टाइम स्टैम्प वैल्यू, ठीक है। ये सेम आपका लैम्पोर्ट की तरह ही क्या करेगी, अब टाइम स्टैम्प वैल्यू कंपेयर करेगी, किसकी, अपनी और जो रिक्वेस्टेड मैसेज के अंदर मेंशन है। तो जिसकी भी टाइम स्टैम्प स्मॉल होगी, पहले भी बताया था आपको, जिसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू स्मॉल होती है उसी को ही पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अब आपकी रिसीवर नोड ये चेक करेगी कि मेरी टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या है और जो मेरे को मैसेज में रिसीव हुई है वो टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या है। अगर जो मैसेज में रिसीव है टाइम स्टैम्प वैल्यू वो कम है उसकी टाइम स्टैम्प से, तो उसको ओके मैसेज सेंड कर देगी। अदरवाइज उसकी खुद की अगर टाइम स्टैम्प वैल्यू कम है जो कि उसको मैसेज में रिसीव हुई है, तो उसको वो कोई रिप्लाई नहीं सेंड करेगी और खुद वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले लेगी, ठीक है। तो ये 3 केसेस होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन में। तो थर्ड केस क्या है, इफ अ receiver node right now is not in the critical section for which the request came, but would want to enter in it, then इट विल कंपेयर। क्या करना है, अब उसका काम क्या है, कंपेयर करने का। क्या कंपेयर करना, टाइम स्टैम्प वैल्यू। टाइम स्टैम्प वैल्यू मेंशन इसमें इन द मैसेज जो उसको रिसीव हुआ है। टाइम स्टैम्प वैल्यू मेंशन इन द requested message, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ itself। The process whose timestamp value is low will be the first to enter into the critical section, ठीक है। तो ये आपके केसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे देखो कोई सेंट्रल नोड नहीं, सभी जो नोड्स हैं वो कैसे डिसीजन ले रही है, बेस्ड ऑन दीज 3 केसेस। तो मेनली क्या है यहाँ पे, फर्स्ट केस में सिंपल था कि वो नोड एंट्री नहीं लेना चाहती तो ओके सेंड कर दिया। सेकेंड केस क्या था, जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है उसमें वो खुद है ऑलरेडी, यानी कि उसको एक्सेस कर रही है, तो वो कोई रिप्लाई सेंड नहीं करेगी। और थर्ड केस क्या है कि जिसमें अभी उसने एक्सेस नहीं लिया है बट वो लेना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, सिंपली टाइम स्टैम्प वैल्यू को कंपेयर करेगी। जिसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू स्मॉल होगी वही फर्स्ट क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नोड जो रिक्वेस्ट सेंड करती है वो जब तक क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं लेती है, जब तक कि उसको सभी नोड से रिप्लाई नहीं मिल जाता, ठीक है। तो फॉर एमसीक्यू के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है वो देखो, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं कि जैसे आपका जो थर्ड केस था इसमें विच प्रोसेस विंस। अगर ये आपका केस होता है कि दोनों ही एंट्री लेना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, तो कौन सा प्रोसेस या कौन सा रिक्वेस्टेड प्रोसेस विन, किसकी आपकी कौन से प्रोसेस को एक्सेस मिलता है। तो सिंपली इसका आंसर क्या है आपका, द प्रोसेस विद द
लोअर टाइम स्टैम्प वैल्यू जस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। कौन सा प्रोसेस आपको यहाँ पे विन करेगा जिसकी वैल्यू जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो कम हो। ठीक है, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सी दिस डायग्राम फॉर दिस कंसेप्ट। जैसे सेंट्रलाइज का कल किया था एग्जांपल, सेम लाइक फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। Here also all the nodes maintain a queue। जैसे आपका कल वाला था एग्जांपल सेंट्रलाइज में, उसमें सभी नोड्स ने नहीं क्यू मेंटेन किया था, सिर्फ सेंट्रल नोड ने किया था। बट यहाँ पे क्या है, सभी नोड्स जो है क्यू मेंटेन करें। दिस इज सपोज ये फोर जो है आपकी फोर नोड है, फोर प्रोसेसेस है जो कि आपका नेटवर्क में कनेक्टेड है। 1 3 4। ठीक है, ऑल ऑफ दीज नोड्स हैव देयर ओन क्यू। This is the queue for this process 2. This is for process 3. Suppose this is for process 4 and here is for process 1. Okay, now this is the critical section. मैं अभी एक ही कंसीडर कर रही हूँ। You can take number of critical sections to show example of both of these concept. ठीक है, so अब suppose यहाँ पे जो आपका 1 है, first process जो है that want to access the critical section, उसको critical section में भी जाना है। This process 1 want to enter into this critical section। अभी उसको एंट्री नहीं मिली है, तो दैट्स वाई हम इसको कैसे शो करते हैं, विद दिस डॉटेड लाइन। ठीक है, इट वांट टू एंटर इन दिस क्रिटिकल सेक्शन। नाउ अब क्या कंसेप्ट है कि जो 1 नोड है वो क्या करेगी, सिंपली एक रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगी सभी को। तो ये मैसेज जो आपका ब्रॉडकास्ट होगा, यू हैव टू रिप्रेजेंट विद ऑल दी नोड्स। 2 3 4 ये मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट हुआ, प्लस खुद पे भी ये मैसेज आता है जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है। So here also on itself। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये कंडीशंस आपको शो करनी है। जस्ट ये तो 3 केसेस आपको बताए थे। फर्स्ट लेट अस टेक नोड 2। नोड 2 पे मैसेज रिसीव हुआ, उसने चेक किया कि उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेनी है। अब सपोज नोड 2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेना ही नहीं चाहती, तो इन दैट केस जस्ट ये क्या करेगी, सिंपली सेंड अ रिप्लाई विद ओके मैसेज टू दिस नोड 1। तो जो नोड 2 है सिंपली वो 1 को ओके मैसेज सेंड कर देगी, यस यू कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। उसको मिल गया नोड 2 से रिप्लाई। सेम सपोज नोड 4 की अगर मैं बात करती हूँ, नोड 4 भी क्या है कि वो भी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं लेना चाहती, जिसके लिए रिक्वेस्ट उसको रिसीव हुई है। तो ये भी सिंपली एक ओके मैसेज इस नोड को, जहां से भी मैसेज आया उसको ओके सेंड कर दे, यस यू कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब नोड 3 पे आ जाओ। नोड 3 ऐसी है जो कि थर्ड केस है हमारा। नोड 3 एट प्रेजेंट क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, बट वो एंट्री लेना चाहती है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है। तो अब ये सिंपली क्या चेक करेगी कि जो मैसेज में आपकी टाइम स्टैम्प वैल्यू है, जो टाइम स्टैम्प वैल्यू आप यहाँ पे शो करोगे, सपोज द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ 1 प्रोसेस की कितनी है आपकी 2, और जो आपकी टाइम स्टैम्प वैल्यू है इसकी थर्ड प्रोसेस की, सपोज दैट इज 1, उसकी वैल्यू है 1। तो अब ये क्या करेगी, सिंपली चेक करेगी किसकी कम है। तो टाइम स्टैम्प वैल्यू इसकी खुद की कम है यहाँ पे, थर्ड वाले की क्योंकि 1 है। तो ये सिंपली क्या करेगी, इसको कोई मैसेज सेंड नहीं करेगी, ये जस्ट क्या करेगी, अपनी क्यू में इसकी रिक्वेस्ट को डाल देगी, 1 की रिक्वेस्ट को। और ये जो थर्ड प्रोसेस है ये खुद क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले लेगा। तो हियर जो क्रिटिकल सेक्शन आपका एक्सेस होगा एट प्रेजेंट, वो कौन करेगा, प्रोसेस 3 क्यों करेगा, क्योंकि इसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू कम है। ठीक है, अब जैसे ही अब क्या है कि जो 1 प्रोसेस है नहीं एंट्री ले सकता, क्यों, क्योंकि अभी तक उसको 3 से कोई रिप्लाई ही नहीं मिली है। 3 ने उस रिक्वेस्ट को अपनी क्यू में डाल दिया। अब जैसे ही 3 का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट कर देगी और सिंपली 1 को एक ओके मैसेज सेंड कर देगी। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन।
इसको भी आप मल्टीपल वे में शो कर सकते हो, जो सेकंड अभी मैं आपको बताई थी, रिलीज होने का और 3 का ओके मैसेज ट्रांसमिट करने का। तो इस एग्जांपल को आप 2 डायग्राम लेके भी शो कर सकते हो, इंडिविजुअल इतना भी अगर आप शो करते हो दैट्स एनफ। ठीक है।